फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर वन जिसमें हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय वाला जो टॉपिक है उसको प्रारंभ किया था। उसका ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कांग्रेस के गठन होने से पूर्व की संस्थाएं इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया था। और देन हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि कांग्रेस का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हमने कांग्रेस की स्थापना के बारे में सारे पॉइंट्स देखे थे। और देन हमने इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को भी सॉल्व किया था। जैसे ये जिस संगठन की स्थापना 1848 में हुई उसका नाम क्या था, है ना? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमने अपना पिछला लेक्चर फिनिश किया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी क्रम में कांग्रेस से आगे, क्योंकि कांग्रेस के गठन होने के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हो जाता है और नरम दल, गरम दल और उग्रवादी जैसी भावनाएं भारत में प्रसारित होने लगती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उदारवादी चरण की, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो चलता है 1885 से लेकर 1905 तक। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण है वो 1885 से 1905 तक माना जाता है। 1885 में ही हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गठन। क्लियर है? तो अब 1885 से 1905 का ये टाइम ड्यूरेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं उदारवादी चरण के लीडर कौन कौन थे। तो इनमें आपको नाम याद रखना है: फिरोज शाह मेहता का, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और अन्य कुछ और भी नेता हैं, लेकिन ये मुख्य लीडर हैं जिनको आपको याद रखना होगा कि ये उदारवादी चरण से जुड़े हुए हैं। अगर आप उदारवादी आंदोलन का उद्देश्य देखेंगे, इनका पर्पस देखेंगे, तो इनका पर्पस क्या था कि ये स्वराज्य की मांग कर रहे थे, ना कि स्वशासन की। तो ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर वो भी, तो डिमांड ऑफ स्वराज अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर स्वराज की मांग करना राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम विरोध का माध्यम देखेंगे इनका, कि मीडियम ऑफ हिज प्रोटेस्ट क्या था, तो ये लोग एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन, स्मरण पत्र यानी कि रिमाइंडर लेटर, स्पीच यानी कि भाषण, न्यूज़पेपर अखबार और रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन, इन पद्धतियों के आधार पर अपना प्रोटेस्ट किया करते थे, विरोध किया करते थे। तो ये आंदोलन का जो उदारवादी चरण है उनके विरोध का माध्यम है। अगर आप इनके प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव और आइडियोलॉजी की बात करेंगे, इनके सिद्धांत, उद्देश्य और विचारधारा की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश शासन को एक वरदान मानते थे। कंसीडर ब्रिटिश रूल एज अ बून। यहाँ पर आप वरदान के लिए एक टर्म यूज करेंगे, बून। ठीक। तो ये ब्रिटिश शासन को क्या मानते थे? वरदान मानते थे। इनका मानना था कि भारत में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है, जो ये सब पुल का डेवलपमेंट जो हुआ है वो अंग्रेजों की ही देन है। तो ये वरदान मानते थे। ये अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता थी उसमें विश्वास रखते थे, बिलीव इन द जस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल। इसके अलावा ये पूर्ण स्वराज के स्थान पर क्या मांगते थे? स्वशासन, स्वशासन का लक्ष्य, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अंडर में रहकर। द गोल ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन प्लेस ऑफ पूर्ण स्वराज। और ये संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। इसके अलावा ये पैसिव रेजिस्टेंस को अपनाते थे और राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आएगा उसका आध्यात्मिक होना अत्यंत आवश्यक है, तब राजनीति सही रूप से काम करती है। तो ये इनके सिद्धांत, उद्देश्य और विचारधारा हैं, किसके? उदारवादियों के। तो हमें इस पूरे स्लाइड में याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आपको इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना होगा, जो 1885 से 1905 तक चला। इसके लीडर के नाम याद रखने होंगे: फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रमेश चंद्र दत्त। इसके अलावा इनके उद्देश्य क्या थे आप ये याद रखेंगे, उद्देश्य में इनका माध्यम क्या था, इतना तो आपको इसमें याद रखना ही होगा। उदारवादी चरण में ही आगे हम पहुंचते हैं तो हम बात करेंगे इनकी मेजर डिमांड क्या थी, मुख्य मांगे क्या क्या थी। तो इनकी कुछ संवैधानिक मांगे थी, आर्थिक मांगे थी, प्रशासनिक मांगे थी और ये राजवाम मध्य आंदोलन को चलाते थे। अगर आप संवैधानिक मांगों की बात करेंगे तो ये कहते थे कि जो विधायिका है अंग्रेजों की उसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो, जो इनकी परिषद है उसमें भी भारतीय लोगों की नियुक्ति हो। तो ये इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी।
आर्थिक मांगों में देखोगे तो धन के निष्कासन का सिद्धांत, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, दादा भाई नौरोजी जिसकी बात करते हैं, उस पर भी ये बात करते थे। वो ये कहते थे कि जो अंग्रेजों को मिलने वाले वेतन भत्ते हैं वो भारत के राजस्व से ना हो, बल्कि ब्रिटेन के राजस्व से ही दिया जाए। प्रशासनिक मामलों में देखोगे तो सिविल सेवा का भारतीयकरण करने की इन्होंने डिमांड की थी। इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस की बात की थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो परीक्षा का आयोजन है वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ होना चाहिए। एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्ट साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। और राजवाम बद्य आंदोलन का मतलब वही है कि ये संवैधानिक रूप से अपने बातों को मनवाने का प्रयास करते थे। इसी को हम बोलते हैं राजवाम बद्य आंदोलन। अब इनके हम अचीवमेंट पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो उदारवादी चरण है उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। इनकी वैसे तो कुछ खास उपलब्धियां नहीं है, हाँ, इन्होंने भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जरूर प्रसारित किया था। तो हम देखते हैं, पहला पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि जो 1892 में जब भारत परिषद अधिनियम आया तो उसमें उदारवादियों की जो मांगें थी उनमें से कुछ मांगों को क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। तो लिखा हुआ है, सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ लिबरल्स वर इंक्लूडेड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके अलावा जो इन्होंने आर्थिक मांगों में कुछ बातें रखी थी उसके लिए उन्होंने बेलबी आयोग का गठन किया। किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जो क्या करता था, रिव्यू इंडियन एक्सपेंडिचर, जो भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलबी आयोग का गठन किया गया था। तो ये उपलब्धियों में आपको मुख्य दो बातें याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम अगर उदारवादी ही चरण की बात करेंगे तो इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या रहा कि इनका संकुचित सामाजिक आधार रहा, नैरो सोशल बेस रहा इनका। क्यों? क्योंकि जो आंदोलन उदारवादी था इसमें ना तो गांव का मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग जुड़ा, ना ही इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेशन लिया। इसमें एलिट क्लास के लोग ज्यादा रहे, जो शिक्षित थे, मध्यम उच्च वर्गीय थे, और कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, तो पेशेवर लोग थे। इसलिए ये जो है संकुचित सामाजिक आधार पर सिमट कर रह गया। इसके अलावा ये अंशकालिक गतिविधि में ही लिप्त हो पाए, मतलब पार्ट टाइम एक्टिविटी, बिकॉज जब इनके जो लीडर हैं वो बेसिकली कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो जैसे कहा गया कि ये अंशकालिक गतिविधि में संलिप्त थे। ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना की थी, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी स्थापना किसने की थी। तो हम सब जानते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, ए ओ ह्यूम ने स्थापना की थी इसकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कांग्रेस के गठन से ही रिलेटेड है। पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो हमने आपको बताया था कि ये हुई 1885 में। चूंकि यहाँ पर केवल ईयर पूछा गया तो हम ईयर पर ही फोकस करेंगे। तो राइट हमारा आंसर होगा 1885, 1885। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमने डिस्कस किया था टोटल 72 पीपल, कुल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम सब जानते हैं इसका राइट आंसर होगा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूर्ण नाम है, WC बनर्जी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ, मतलब कांग्रेस की जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो हम सब जानते हैं उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे, कुछ और भी क्वेश्चन इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इसमें पूछा गया कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा है, मतलब हु हैड रेडिकल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। इसका आंसर आप लोग को देना है क्योंकि ये हमने स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से देखे हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो मैंने आपको बताया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय उसमें भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, तो ये हमने कांग्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे और इसके अलावा हमने उदारवादी चरण देखा। अब बात कर लेते हैं हम उग्रवादी चरण की।
एक्सट्रीमिस्ट फेज की, जो 1905 से लेकर 1990 तक चला, 1919 तक चला। क्यों 1905 से स्टार्ट हुआ, इसकी कहानी हम आगे देखेंगे। क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, परिणाम स्वरूप अब यहाँ से आंदोलन उग्रवादी हो गया। तो अगर हम उग्रवादी चरण की बात करते हैं तो देखिए, ये पूर्ण स्वराज व उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन पर विश्वास रखते थे। सपोर्टर ऑफ पूर्ण स्वराज एंड मास मूवमेंट, ये याचनाओं पर नहीं, ये जन आंदोलन पर बिलीव करने वाले लोग थे। इसमें प्रमुख जो लीडर हैं, यहाँ के प्रमुख नेता हैं, इनमें नाम आता है बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। लाला लाजपत राय, जो पंजाब से बिलोंग करते थे। अरविंद घोष, जो बंगाल से थे। बिपिन चंद्रपाल, ये भी बंगाल से थे। तो ये मेन लीडर हैं उग्रवादी चरण के। माना जाता है कि जो उग्रवादी चरण के प्रारंभ करता हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। इनिशिएटर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज वॉज वॉल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को उग्रवादी चरण का प्रारंभ करता माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे, इनके कुछ सिद्धांत थे, जैसे सेल्फ सेक्रीफाइस पर ये विश्वास रखते थे, यानी आत्म बलिदान पर। द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ये स्वतंत्रता की भावना रखते थे। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन रूल, ये विदेशी शासन का बहिष्कार करने में विश्वास रखते थे। और यूज ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी के प्रयोग पर बल देते थे। तो ये इनके कुछ सिद्धांत हैं। उदय का कारण अगर आपसे पूछा जाए कि आंदोलन उग्रवादी क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके कुछ हमने पॉइंट आउट किए हैं रीजन। जैसे फेलियर ऑफ मॉडरेट फंक्शनिंग ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस की उदारवादी कार्यप्रणाली थी उसकी असफलता। तो जो कांग्रेस असफल हुई, कांग्रेस की जो उदारवादी कार्यप्रणाली थी वो असफल हुई, उसने ही मजबूर किया कि अब आंदोलन का जो चरण है वो कैसा हो, उग्रवादी हो। नेक्स्ट, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट, राजनीतिक निराशा। राजनीतिक निराशा इसलिए क्योंकि जितनी भागीदारी राजनीति में भारतीयों की होनी चाहिए थी, वो भागीदारी इन मॉडरेट के डिमांड के बाद भी फुलफिल नहीं हुई। ये भी एक रीजन माना जाता है उग्रवादी चरण के उदय होने का। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन। इसी समय रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट हो रहे थे, लाइक दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। तो इनके वजह से भी जो धार्मिक पुनरुत्थान हुआ, इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण को प्रेरित किया। नेक्स्ट कारण हम देखेंगे तो आप बता सकते हैं लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, रिएक्शनरी पॉलिसीज थी जो लॉर्ड कर्जन की, वो जैसे उनमें हम बात करते हैं कि जब बंगाल में अकाल पड़े तो अकाल के बावजूद भी दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया। और 1905 में सबसे मुख्य कारण माना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही हुआ। तो ये उसकी नीतियां हैं, इन्होंने भी आंदोलन को उग्रवादी होने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। अब कुछ इम्पैक्ट हुआ इंटरनेशनल इवेंट का, जैसे जापान का जो है, बिना किसी पश्चिमी सहायता से उसने औद्योगिकीकरण कर लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जापान विदाउट एनी वेस्टर्न एड। मतलब किसी भी पश्चिमी देश की सहायता, पश्चिमी देश का मतलब है यहाँ पर ब्रिटेन से, पुर्तगालियों से, डच से, फ्रांसीसियों से, किसी की सहायता बिना उसने औद्योगिकीकरण की स्थापना की। तो ये बात जब हम लोगों ने सुना तो इससे भी हम लोग थोड़ा प्रेरित हुए। इसके अलावा 1899 में जो बैटल ऑफ बुअर चल रहा था, बुअर का युद्ध था, उसमें डचों द्वारा अंग्रेजों की पराजय हुई। यानी डच जो मुट्ठी भर लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। नेक्स्ट है रसिया डिफीटेड बाय जापान। अब देखिए रसिया कितना बड़ा देश है। तो देखिए जो रूस है वो कितना बड़ा देश है। तो रूस को हरा दिया जापान, एक छोटे से देश ने, 1905 में। तो इसने भी हमें प्रेरित किया कि जब जापान जैसा देश रूस को हरा सकता है, तो हम भारतीय क्यों इन ब्रिटेन के लोगों को या अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। एक इससे भी हुआ ये। दूसरा, कुछ जो समाज सुधारक माने जाते हैं, राष्ट्रवादी माने जाते हैं, जैसे मैजनी है, गैरीबाल्डी है, इनके राष्ट्रवादी थे ये। इनके प्रयासों से इटली का क्या हुआ, एकीकरण हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। तो इस भावना ने भी हम लोग को प्रेरित किया कि अब हमें भी एकीकरण के आधार पर भारत में एकता का प्रादुर्भाव करना चाहिए और एकता पर बल देना चाहिए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हमें डिमांड करनी चाहिए। तो ये कुछ राष्ट्रीय घटनाओं का, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी प्रभाव हुआ। और दुर्भिक्ष तथा प्लेग, फेमाइन पड़ा, प्लेग पड़ा। इसमें भी आप देखेंगे बंगाल में कई 18 के आसपास अकाल पड़े हैं। तो अकाल की वजह से भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां बराबर इम्प्लीमेंट की गई। इसके परिणाम स्वरूप भी उग्रवादी ये आंदोलन हुआ। तो ये कुछ रीजन है आंदोलन के उग्रवादी होने के। ठीक है, तो हमने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, अब इनकी कुछ हम विचारधाराएं देख लेते हैं कि इनकी कार्य पद्धति और विचारधारा क्या थी। देखिए,
विचारधारा कार्य पद्धति में बात करेंगे तो इनका था पूर्ण स्वराज्य की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड स्वदेशी को अपनाना, एडप्शन ऑफ स्वदेशी, ये इनकी कार्य पद्धति रही है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कार्य पद्धति में कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति थी उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया और राष्ट्रीयता और आत्मविश्वास की भावना को जगाया, टू अवेकन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय स्प्रेडिंग एंशियंट इंडियन कल्चर, जिसमें आप देखेंगे जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने जगह जगह शिवाजी और गणेश महोत्सव बनाने स्टार्ट कर दिए। अब इनकी हम उपलब्धियां देख लेते हैं, अचीवमेंट क्या रही। अचीवमेंट में दोस्तों इनके ही पार्टिसिपेशन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में विद्यार्थी, युवा और महिलाओं को शामिल किया गया, इंक्लूडिंग स्टूडेंट, यूथ, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। और 1911 में बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको रद्द करने का फैसला लिया गया। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां मानी जाती हैं किसकी, एक्सट्रीमिस्ट फेस की। अब लास्ट में हम कंक्लूडिंग फेज पर हैं, तो हम देखेंगे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस है, उनके बेस ये रहे। जैसे अगर हम सामाजिक संरचना के आधार पर इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो आप देखेंगे सामाजिक संरचना में जो नरमपंथी थे उसमें उच्च मध्यम वर्ग लोग आते थे, अभिजात्य वर्ग के यानी एलिट क्लास के लोग आते थे, जबकि उग्रवादी गर्मपंथियों में निम्न मध्यम वर्ग के लोग आया करते थे, लाइक किसान हैं, मजदूर हैं, इस टाइप के लोग। अगर हम राजनीतिक प्रतिरोध के साधन देखें इन लोगों के मीन्स ऑफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, तो ध्यान रखना ये लोग याचना, अनुनय, विनय की नीति अपनाते थे, रिक्वेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, ये निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब हम आंदोलन करेंगे, है ना, बॉयकॉट करेंगे, ये निष्क्रिय प्रतिरोध है। भाई इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखेंगे, वैचारिक मतभेद, तो जो उदारवादी थे वो पाश्चात्य शिक्षा एवं ब्रिटिश शासन के पक्षधर थे, इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट जो गर्मपंथी थे वो भारतीय संस्कृति एवं विरासत के समर्थक थे, सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। और लास्ट हम देख सकते हैं इनके लक्ष्य में क्या मतभेद थे, डिफरेंस इन गोल। तो आप बताएंगे ये अंग्रेजों के अधीन स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे उदारवादी, वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये स्वराज या स्वाधीनता चाहते थे। ये बेसिक डिफरेंस है उदारवादी और उग्रवादियों में। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अब हमारा अगला टॉपिक होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पहले इन दो क्वेश्चंस को हम फिनिश करते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन कहता है द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वॉज, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी। तो हमने ही पहले डिस्कस किया था कि इनकी नीति थी राजवामबद्ध आंदोलन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एगेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्सट्रीमिस्ट। तो हम सब जानते हैं, अगर आप ये तीन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो मॉडरेट थे, गोपाल कृष्ण गोखले यानी वो उदारवादी थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह मदनलाल, इनको आप क्रांतिकारियों में पढ़ेंगे और बाल गंगाधर तिलक को आप उग्रवादियों में भी पढ़ ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने ये दो क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे भी हम इन क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली लेते रहेंगे साथ साथ में प्रत्येक टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है जिसमें हमने उग्रवादी और उदारवादी दोनों आंदोलनों के बारे में चर्चा किया, उनके लीडर के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में चर्चा की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब हम बात करने वाले होंगे बंगाल विभाजन की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों इसका प्रिंट आउट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।